नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। सबसे पहले तुम्हारे सभी व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। और मार्केट साल के पहले कारोबारी दिन एक दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि जहां खुले मार्केट्स वहां से थोड़ी सी रिकवरी भी दिखाई, तो एक वॉलेटिलिटी साफ तौर पे दिखाई दे रही है पहले दिन। इसके अलावा अगर आप इंडाइसेस देखेंगे, बाकी इंडाइसेस आज के सेशन में, तो निफ्टी तो फिलहाल कोशिश कर रहा है 21,700 के ऊपर टिके रहने की, उन्हीं लेवल्स के आसपास कारोबार कर रहा है, लेकिन बिल्कुल फ्लैट इस समय कोई खास एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। सिमिलरली सेंसेक्स में भी सिमिलर रुझान देखने को मिलेगा आपको। और अगर आप बैंक निफ्टी या फिर मिड कैप्स को देखेंगे तो मिड कैप्स में कंपैरेटिवली बाइंग आज के सेशन में देखने को मिली है। ऑल्दो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इंटैक्ट है आज के कारोबार में। पॉकेट्स देखेंगे तो आज के सेशन में रियल्टी, पावर, ऑयल एंड गैस, मेटल्स यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स में भी थोड़ी खरीदारी है। एफएमसीजी, एनर्जी पैक भी आज तेजी के साथ ही ट्रेड कर रहा है। कुछ पॉकेट्स जो लेगार्ड्स हैं उसमें ऑटोज हैं, बैंक्स हैं, जहां पर कोई खास एक्शन आज के कारोबार में देखने को नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज यानी एनबीएफसीज हैं जो कि थोड़े से डल ही हैं आज के कारोबार में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग आज के कारोबार में भी देखने को मिलेगा। दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी एक बार मार्केट की ब्रेथ भी आपको दिखा देते हैं किस तरीके की देखने को मिल रही है। ऑल्दो क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी है, तो जो ब्रेथ मार्केट की रहेगी वो इंक्लाइंड है टुवर्ड्स बुल्स की तरफ ही, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है आज के कारोबार में 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। और आप देखिए 2327 स्टॉक से जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार, 752 स्टॉक से जो गिरकर कर रहे हैं ट्रेड। तो ब्रेथ मार्केट की एंटायरली पॉजिटिव, भले ही चाहे दिग्गज इंडाइसेस थोड़े से आपको सुस्त ही दिखाई दे रहे हो। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर बनने जा रहे हैं गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी, और इसी गिफ्ट सिटी में मौजूद है एनएससी का इंटरनेशनल एक्सचेंज जो तेज ग्रोथ की राह पर है। कैसे बढ़ रहा है एनएससी आईएक्स का कारोबार, इस पर सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने बातचीत की एनएससी आईएक्स के एमडी और सीईओ वी बालासुब्रमण्यम से। सुनिए। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में हम हैं यहाँ पर इस समय, और आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़े हैं, वी बालासुब्रमण्यम, सीईओ और एमडी एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज, एनएससी आईएक्स जिसे कहा जाता है। बाला सर, थैंक यू सो मच आज सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी के लिए हमारे लिए और हमारी टीम के लिए। एनएससी आईएक्स, और ये इस बेल के सामने मैं जानबूझ के शुरुआत की है। ये बेल अब तक कितनी बार यूज़ हुई है और कितनी बार यूज़ होने का यहाँ पर प्लान है? नहीं, ये तो काफ़ी बार यूज़ हुई है। अभी तक तो हमने सिर्फ बॉन्ड लिस्टिंग्स के लिए यूज़ की है। करीब $50 बिलियन की बॉन्ड जो है हमारी एक्सचेंज में लिस्टेड है, और ये जो है सारे जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यानी कि आरबीआई की जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग फ्रेमवर्क है उसके दौरान जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने यूज़ की है। आप जितने अभी नेशनल हाईवेज देख रहे हैं, NHAI ने हमारे इधर बॉन्ड रेज किए हैं। आपने रेलवेज़ की जो भी ट्रैक्स बन रही हैं, IRFC ने हमें यूज़ किया हुआ है, PFC ने यूज़ किया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज अदानी वगैरह सबों ने हमारे इधर पैसे रेज किए हैं। ओके, इक्विटी लिस्टिंग के लिए इसका यूज़ कब होगा? तो बहुत जल्दी होना चाहिए। एक्चुअली जस्ट 2 महीने पहले हमारे वित्त मंत्री ने अनाउंस किया था कि डायरेक्ट लिस्टिंग जो है अभी IFSC में परमिट हो जाएगा। और अभी हाल ही में पिछले हफ्ते ही एक वर्किंग ग्रुप बनी थी IFSC अथॉरिटी में, और उसमें सेबी के भी ऑफिशियल्स थे, और हमने एक जॉइंट रिपोर्ट प्रेजेंट किया हुआ है। तो अब एक्चुअली वो जैसे ही वो रिपोर्ट अमल हो जाएगी, हमारे ख्याल से बहुत सारे लिस्टिंग्स अभी शुरू हो जाएंगे। और आपको लगता है कंपनीज प्रेफर करेंगी यहाँ पर आकर लिस्टिंग करना कंपेयर टू मुंबई, जहाँ पर थोड़ा सा ईजी रहता है? बिल्कुल, अभी जो है इंडियन कंपनीज़ के लिए चॉइस है। अभी उन्हें अगर रुपयों में पैसा उठाना है तो इंडियन मार्केट्स अवेलेबल है, वो तो अच्छे मार्केट्स ऑलरेडी हैं। और अगर उनको फॉरेन इन्वेस्टर्स चाहिए और उनको डायरेक्टली डॉलर में पैसा उठाना है तो हमारे पास आ सकते हैं। ओके, अच्छा, एक और चीज़ जो आप मुझे बता रहे थे कि एक आप जिस पर काम कर रहे हैं वो है डीआर, रिवर्स डीआर। जैसे हमारे एडीआर्स लिस्टेड है बाहर न्यूयॉर्क पर, वैसे ही न्यूयॉर्क की कंपनियों के डिपॉजिटरी रिसीट्स यहाँ पर लिस्टेड हैं, ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं, और किस तरीके का वॉल्यूम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ? नहीं, एब्सोल्युटली। ये जो प्रोडक्ट है हमने 2022 में इंट्रोड्यूस किया था, इसको हम NSE IFSC रिसीट्स बोलते हैं। ये एक अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट है। जैसे इंडियन कंपनीज डिपॉजिटरी रिसीट के तरह से हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अमेरिका में ट्रेड होती है, वैसे हमने क्या किया है कि हमने जो टॉप 50 अमेरिकन कंपनीज हैं, आप गूगल ले लो, एप्पल ले लो, सारे शेयर्स हमारे इधर अवेलेबल है। हमने उनको एक डीआर फॉर्म में अवेलेबल किया, और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, ये जो उपलब्धि है इसमें रेगुलेटरी अप्रूवल है। हमारे जो यूनिफाइड रेगुलेटर हैं IFSC अथॉरिटी, उन्होंने इसकी अप्रूवल दी है। और ये जो डीआर रिसीट जो है,
ये फ्रैक्शनलाइज फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसके मतलब आपको पूरी शेयर लेनी नहीं पड़ेगी, आपको कुछ चंद रुपए भी आपने डाले तो उसके हिसाब से आपको फ्रैक्शनल होल्डिंग भी मिल जाएगी। और ये जो DR यूनिट्स है वो हमारे इधर ही IFSC के डिपॉजिटरी में रहेगी। तो हमारे इधर एक इंडिया इंटरनेशनल डिपॉजिटरी है, उसमें आपको आपके खुद के डिपॉजिटरी तो यूनिट्स। ब्रोकर का रिस्क नहीं है, अगर कल को कोई ब्रोकर बैंकरप्ट हो गया US में मान लो तो वो, और ये LRS के थ्रू ही होगा फिर? बिल्कुल, इसमें जो है सारे जो इंडिया के निवेशक हैं वो RBI के लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, LRS बोलते हैं, उसके तौर में साल में जो है $2.5 लाख पर पर्सन अलाउड है। अगर आपके पास एक फैमिली है 4 लोगों का तो करीब $1 मिलियन हो गया, तो ये इससे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके अच्छा, एक और बात बताइए, ये गिफ्ट सिटी अब जब से यहाँ आया है तो आपको लग रहा है कि ये बेटर है, SGX से बेटर हुआ है ये? ये अभी मेरे ख्याल से पिछले साल प्राइम मिनिस्टर ने SGX और NSE का कनेक्ट को इनॉग्रेट किया था, और इस साल 3 जुलाई 23 से पूरी तरह कनेक्ट अमल हो गई है। और जो पहले जो वॉल्यूम्स जो हम सुबह सुबह SGX निफ्टी देखते थे, अब ये गिफ्ट निफ्टी के तौर में आ गया है। और लास्ट 6 महीने में हमने देखा है मंथ ऑन मंथ वॉल्यूम्स इंप्रूव हो रही है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रही है। तो इफेक्टिवली इसका मतलब है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो पहले मार्केट इंडिया की फॉरेन इन्वेस्टर्स पहले बाहर ऑफशोर इन्वेस्टर्स जैसे बोलते हैं, उन्होंने ट्रेड करने शुरू करते थे, अब वो सुबह सुबह 6:15 साढ़े 6 बजे सुबह मार्केट खुल जाती है। तो क्या एग्जैक्ट एक बार कुछ नंबर दिखा सके तो? मैंने वैसे रूम में देखा था लाइव, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स अगर आप बता सके तो इस समय NSE IX पर क्या वॉल्यूम्स हो रहे हैं? तो ऑन एवरेज जो है, जैसे F&O में कैसे होती है कि शुरू में जब कॉन्ट्रैक्ट होती है उसकी नोशनल वैल्यू कम होती है, जब एक्सपायरी की तौर पे आती है, जैसे मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो लास्ट वीक में उसकी जो नोशनल वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है और लोग रोल भी करते हैं। तो हमने देखा है कि हमारा लास्ट मंथ जो हमारा पीक वॉल्यूम ऑन अ सिंगल डे जो है $16.7 बिलियन का हमारा वो था, और करीब 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट, और एक कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी मतलब अभी जैसे 20,000 पॉइंट है तो $2 मतलब 40,000 का एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डॉलर टर्म्स में। ओके, और ये NSE से ज़्यादा है आज के डेट में? वॉल्यूम्स हमारी जो है NSE से फ्यूचर्स में हमारी थोड़ी ज़्यादा है, और ओपन इंटरेस्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में जितना ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स में है, बट इंडिया में ऑप्शंस में जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है हमारे। तो इस समय और क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी है इस समय IX पर? तो हमारे इधर एक्चुअली ऑलरेडी जो इंडिया में जितनी डेरिवेटिव्स की यूनिवर्स है वो सारी हमारे इधर एक्चुअली अवेलेबल है। तो इफेक्टिवली जितने भी सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन हैं इंडियन कंपनीज की, वो भी हमारे इधर अवेलेबल है। और हमने अभी फ़िलहाल जो है 4 इंडाइसेस NSE की निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स, फिर अपनी बैंक निफ्टी और IT निफ्टी, ये चारों में हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया हुआ है। और आगे चल के हम थोड़े और कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमने रेगुलेटर्स को अप्लाई किया हुआ है, तो जैसे जैसे अप्रूवल मिलेगी वो भी लॉन्च हो जाएगी। और करेंसी डेरिवेटिव्स भी अवेलेबल है। तो हमारा 2024 जो अगले साल है उसमें हमारा फोकस होगा कि रूपी डॉलर और जो दूसरा जो ऑफशोर मार्केट है वो भी हमारे एक्सचेंज में ज़्यादा ट्रेड हो। ओके, तो अभी इस समय आप कह रहे हैं कि 50 से 51 स्टॉक्स अवेलेबल हैं ट्रेड करने के लिए यहाँ पर फॉरेन के? अभी आज जो है इंडिया में आई थिंक NSE में जो है 189 स्टॉक्स अवेलेबल है। 189 स्टॉक्स। और कितने स्टॉक्स लाने की तैयारी? तो हमारी वो जितने भी जो इंडिया में अवेलेबल होती है, जो एलिजिबल होती है, वो हमारे इधर भी एलिजिबिलिटी के। बट ये मोस्टली US से हैं अभी या फिर कहीं और से? नहीं, ये सारे इंडियन सिंगल स्टॉक फ्यूचर। ओके, नहीं मैं बात कर रहा हूँ जो बाहर के स्टॉक्स हैं। इंटरनेशनल बेसिस जो है हम और भी ला सकते हैं। अब फिलहाल हमने शुरू में टॉप 50 से ट्राई किया है। तो हमारा आइडिया है कि लोगों को पहले इसकी आदत पड़े, और अगर जैसे और डिमांड आएगा तो हम US की, हम बाहर के भी दूसरे कंट्रीज G7 कंट्रीज के भी हम स्टॉक्स यहाँ ला सकते हैं। ओके, और इंडियन पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर फिर? तो इंडियन पार्टिसिपेंट्स तो LRS के तौर से जो RBI अलाउ करेगी वही प्रोडक्ट्स हैं। बट हम हमारी इधर हमारी जो चेष्टा है, अभी फ़िलहाल जो है SGX के जो इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स हैं वो कनेक्ट के थ्रू हमारे इधर ट्रेड कर रहे हैं, और दूसरे इंडियन ब्रोकर्स ने अपना सब्सिडरी कंपनीज बनाए हैं प्रॉप ट्रेडिंग के लिए, तो वो भी हमारे इधर ट्रेड कर रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा अनटैप्ड कैटेगरी है वो है नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स या नॉन रेसिडेंट इंडियंस का, तो उसको हम अभी बढ़ाना चाहते हैं। फ़िलहाल रिसेंटली जो है काफ़ी सारे अच्छे नए नोटिफिकेशंस आए हैं कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस यहाँ पे बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं हमारे IFSC में। अच्छा। और उसमें उनको पैन नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को। तो हमारी NRIs थोड़ा ब्रॉडर डेफिनेशन है, इट इज़ नॉट ओनली नॉन रेसिडेंट इंडियंस, वो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स कहते हैं, क्योंकि उसमें फॉरेन इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं। बट बिल्कुल हम FATF कंप्लाइंट जुरिस्डिक्शन से इनको लाना चाहेंगे। ओके, अच्छा, वाइब्रेंट गुजरात समिट भी होने वाली है यहाँ पर,
उसका कितना असर देखते हैं आप कैपिटल मार्केट्स? नहीं, बिल्कुल वाइब्रेंट गुजरात जो है वो हर 2 साल में बाई एनुअली होती है, और जब भी वो होती है मैंने लास्ट 3 समिट मैंने देखे हैं, और मैं 2 बार तो वाइब्रेंट गुजरात के रोड शोज़ में भी गया हूँ। तो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ बढ़ जाती है, एंड आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ गुजरात बहुत वंडरफुल काम कर रही है इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेटिंग एंड जो सही एनवायरनमेंट जो बनाना चाहती हैं, प्रो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट वो बनती है। और गिफ्ट सिटी जो है गुजरात गवर्नमेंट की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, और क्लियरली हम हर वाइब्रेंट गुजरात में देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग गिफ्ट सिटी भी आते हैं, हमें भी देखते हैं और उनको इंटरेस्ट भी आता है, और बहुत सारे लोगों ने हमारी अपनी फंड स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे शुरू की है। ओके, अच्छा एक आखिरी सवाल आपसे, गिफ्ट सिटी में फिर एक जो बज़ चल रहा है कि बीएससी और एनएससी का मर्जर, वो कब तक होगा? नहीं, इसमें मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, ये तो मेरे ख्याल से जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको डिसाइड करना है, तो बीएससी और एनएससी की बोर्ड डिसाइड करेगी इसके बारे में। लेकिन कुछ काम चल रहा है इसके ऊपर? नहीं, ऑलरेडी ये तो मेरे ख्याल से बातचीत तो चल रही है, मैं वो डिनाई नहीं करूँगा, बट फाइनली उनको कमेंट करना है। हम तो टाइमलाइन अभी आप नहीं बता पाएंगे? नहीं, हमें इसमें कोई कमेंट नहीं है। ओके, और एक आखिरी सवाल फिर, ओवरऑल कितना एक्साइटमेंट है अब गिफ्ट सिटी को लेकर? मैं टूर कर रहा था गिफ्ट सिटी का, नई नई बिल्डिंग्स आ रही हैं और काफ़ी जाने पहचाने नाम भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे IBM का नाम दिखाई दिया, मुझे हीरानंदानी का नाम दिखाई दिया, ऑब्वियसली इतने सारे ब्रोकर्स यहाँ पर। कितनी एक्साइटमेंट है यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी को लेकर, गिफ्ट सिटी को लेकर? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली मैं तो बोलूँगा कि 3 साल पहले यहाँ पे यूनिफाइड रेगुलेटर भी बना, IFSC अथॉरिटी बना, तो IFSC में तो काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ गया है। इनफैक्ट काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, और गिफ्ट सिटी में भी आप देखेंगे तो गिफ्ट सिटी का एरिया भी अभी एक्सपांड हो रहा है। अभी रिसेंटली इन्फिनियम फोरम हुआ था, जहाँ प्रधानमंत्री जी ने भी एड्रेस किया था, और उन्होंने बोला था कि ये गिफ्ट सिटी जो है अभी 3rd सिटी या ट्राई जंक्शन हो गया है, गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच में, और अहमदाबाद को उन्होंने पास्ट सिटी रेफ़र किया था, गांधीनगर को प्रेजेंट रेफ़र किया था, और गिफ्ट सिटी को फ्यूचर रेफ़र किया था। और अभी रिसेंटली इवन हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं उन्होंने भी इसके बारे में बोला था कि गिफ्ट सिटी में काफ़ी फोकस है। अभी तो मेट्रो भी शायद जुलाई में यहाँ शुरू हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है। ऑलराइट, बाला सर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको और हमारी पूरी टीम को इतनी शानदार हॉस्पिटैलिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, और आप सबके आपके सब दर्शकों को मैं नए साल की बधाई देना चाहता हूँ। आपको भी नए साल की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और बाजार में एक दायरे में ही कारोबार होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस मिड कैप इंडेक्स में क्लोजर टू 1% के गेंस के साथ इनके ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है मिड कैप का इंडेक्स। लेकिन ऑटो पॉकेट लेगार्ड है आज के सेशन में, जहां पर ऑटो सेल्स के नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं। बैंक्स एंड बीएफसीज में भी थोड़ी सी सुस्ती आज कारोबार में देखने को मिल रही है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है प्रत्यय फिनमार्ट के हरीश जुजारे, मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, कोटक सिक्योरिटीज का अमोल उठावले के बीच में। दिखाते हैं फटाफट से आपको क्या है फिलहाल के रिटर्न की स्थिति, और उसके बाद स्ट्रैटेजीज फटाफट से मुनाफे के मीटर में दिखाएंगे कि कौन सा खिलाड़ी लीड कर रहा है फिलहाल की स्थिति में। लेकिन अब तक की अगर स्थिति देखेंगे तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में, तो कोई पोर्टफोलियो अपडेट्स नहीं है। जो पोर्टफोलियोज उन्होंने सुबह शेयर किए तो उसी के साथ वो स्टिक कर रहे हैं। लेकिन रिटर्न की स्थिति क्विकली दिखा देते हैं। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप्स पर ही आज के खिलाड़ियों ने ज़्यादा फोकस किया है। उस हिसाब से आज के सेशन में जो रिटर्न की स्थिति बनी हुई तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में, वो ऑलमोस्ट बराबरी की ही बनी हुई है। चलिए, तो ये तो बात हुई खिलाड़ी नंबर 1 के एक क्विक अपडेट की। फिलहाल आप देखेंगे रिटर्न्स आपके स्क्रीन पर। अरुण कुमार मंत्री 1.87% रिटर्न, अमोल अठावले 1% रिटर्न, और हरीश का पोर्टफोलियो -0.62% रिटर्न लैंड कर रहा है। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। आगे देखिए 2024 की मार्केट कुंडली संजय जुमानी के साथ। नमस्कार।